दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको थायराइड से संबंधित सारी जानकारी देने वाली हूँ और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि थायराइड होता क्या है और आप कैसे उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उनको किस तरीके का थायराइड है। थायराइड के भी टाइप्स होते हैं, तो दो तरीके की थायराइड होती है। एक होती है हाइपरथायराइड और दूसरी होती है हाइपोथायराइड। तो जो आज का वीडियो है ये बस है हाइपोथायराइड के ऊपर। जो हाइपरथायराइड है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। प्रणाम एवरीवन, माय नेम इज होली परिहार एंड आई वेलकम यू ऑल टू साई योगा। अब हम शुरू करते हैं कि जो हाइपोथायराइड है इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, कौन से हॉर्मोन्स इसमें काम करते हैं, योगा प्राणायाम सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप सीधे प्रैक्टिस वाला पार्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के हाथ से शुरू कर सकते हैं, उसमें सारा प्रैक्टिस वाला पार्ट आएगा। शुरू में मैं आपको थायराइड से संबंधित जानकारी दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइपोथायराइड होता क्या है। जो हाइपोथायराइड है, हमारे गले में एक ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे हम थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथि से जो एक हार्मोन है जिसे हम थायराइड हार्मोन के नाम से जानते हैं वो सिक्रीट होता है। हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, उसे थायराइड हार्मोन निकलता है जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे मेटाबॉलिज्म से होता है। और दोस्तों, जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे डिपेंड करता है कि हमारा वजन बढ़ेगा घटेगा, और उसका स्लो होना फास्ट होना उससे ही इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वजन के ऊपर। तो जो हमारा थायराइड ग्रंथि है, अगर सोचिए जो थायराइड ग्रंथि है उसने सिक्रीशन कम कर दिया तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो हमारा बॉडी है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्न नहीं करती है। जो हमारी बॉडी में फैट है वो क्या होने लगता है, स्टोर होने लगता है और हम एनर्जी कम बर्न करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में वजन बढ़ने लगता है। तो पहला सिम्टम हो गया हाइपोथायराइड का कि हमारा वजन बढ़ने लगता है। दूसरा, हमें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। आप सोचिए जब हमारा वजन बढ़ रहा है तो धीरे धीरे हमारी एक्टिविटीज कम होती है और मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो गया है, तो उससे क्या होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। कॉन्स्टिपेशन होता है तो उससे हमें स्किन रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं, जैसे स्किन ड्राई होने लगती है और स्किन से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हुआ है, स्किन प्रॉब्लम हो गई, वहीं से इसका सीधा जो इम्पैक्ट जाता है वो हमारे हेयर के ऊपर भी जाता है। तो कई लोगों के बाल भी झड़ने लगते हैं अगर उन्हें हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है। तो ये सारे हो गए इसके सिम्टम्स। कई बार इसमें क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। थोड़ा बहुत भी वेदर ठंडा हो जाए या एसी में बैठ जाएं तो जिनको हाइपोथायराइड है उनको ठंड बहुत जल्दी लगने लगती है। तो उनको खांसी हो गया, जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया, ये बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं वो लोग। तो ये सभी हो गए इसके सिम्टम। अब हम इसकी बात करते हैं, बड़ी ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगी कि जो थायराइड ग्रंथि है वो किस तरीके से काम करती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी थायराइड ग्रंथि है इसका 3 ग्रंथियों से संबंध है। तो हमारी सबसे पहली ग्रंथि है उसका नाम है हमारा हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है इससे क्या निकलता है, टीआरएच निकलता है। जो टीआरएच हार्मोन होता है वो एक मैसेंजर की तरह काम करता है और ये क्या करता है, ये बताता है कि जो हमारा थायराइड ग्रंथि है वो कितनी मात्रा में हमारी थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करे बॉडी के अंदर, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए। अब क्या हुआ, हमारा टीआरएच निकला। टीआरएच मैसेंजर की तरह कहाँ गया, दूसरी ग्रंथि के पास, जिसका क्या नाम है, पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। अब इसने मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाया, वहां पिट्यूटरी ग्लैंड से अब जो हार्मोन निकलेगा उसका नाम होता है टीएसएच। जो टीएसएच होता है ये लेके जाता है, मैसेज लेके जाता है किस तक, हमारी तीसरी और आखिरी ग्रंथि जिसे हम थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। अब थायराइड ग्रंथि जो होती है उससे हमारा क्या निकलता है, T3 और T4, ये हॉर्मोन्स होते हैं, ये सिक्रीट होते हैं जो हमारी बॉडी के सभी फंक्शन को रेगुलेट करने में, बहुत सारे फंक्शंस को जो मैं बता चुकी हूँ उन्हें रेगुलेट करने में मदद करते हैं। अब देखिए ये सारा बड़ा ही सिंपल प्रोसेस था कि एक के बाद एक मैसेज आए। अब पता लग गया, हमारा जो थायराइड ग्रंथि थी उसे पता लग गया कि कितनी मात्रा में क्या सिक्रीशन देना है इस प्रोसेस में। अब बात आती है हमारी कि ये इम्बैलेंस कैसे हो जाता है, लोगों को ये समस्या कैसे हो जाती है।
तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो गया इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स। वो कैसे आता है? इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स आता है कई बार जो हमारा इन्वायरमेंट हो गया, स्ट्रेस लेवल हो गया और जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं, उसकी वजह से भी इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स हमारे शरीर में आ जाता है। दूसरा, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, मतलब जो आयोडीन है उसकी कमी की वजह से भी हमें जो हाइपोथायराइड है उसकी प्रॉब्लम, उसकी समस्या हो जाती है। और जो हमारा तीसरा कॉज है वो होता है हमारा इंटरनल इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसके भी कई कारण होते हैं। अब मैंने ये आपको बता दिया कि हाइपोथायराइड किस कारण से हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको हाइपोथायराइड है तो अब आपको पता लग जाएगा कि ये सब चीजें हमें होती हैं हाइपोथायराइड के अंदर। अब फाइनली आप टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले इन सब चीजों को चेक कीजिए जो मैंने आपको कॉजेज बताए हैं, जैसे हमारी बॉडी बिहेव करती है। अब आपको एक थायराइड का टेस्ट कराना होगा जिसके अंदर आपको जो आपका T3 है, T4 है और TSH है, उसके लेवल में क्या होगा? इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, डरने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं योगा के द्वारा बहुत आसानी से। अब मैं आपको बता देती हूँ योगा करने से पहले कि क्या आपको खाना है, क्या आप खा सकते हैं और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। सबसे पहले क्रूसीफेरस, नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, आसान भाषा में समझाती हूँ। जिन सब्जियों के अंदर आपको क्रूसीफेरस की मात्रा, मतलब जो हमारी कैबेज फैमिली होती है, जैसे हमारी पत्ता गोभी हो गई और हमारी बंद गोभी हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई, हमारा टर्निप हो गया और उसके बाद हमारी जो ब्रोकली होती है, इसके अंदर क्या होता है? इसकी मात्रा पाई जाती है। तो आपको क्या करना है? कैबेज फैमिली को सेवन नहीं करना है। दूसरा, आपको बिल्कुल भी नहीं सेवन करना है जो आपकी अल्कोहल हो गई और आपके जिस जिस भी चीज़ों में ड्रग्स पाए जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होने लगती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो वीक होने लगती है और इसकी वजह से क्या होता है, वो ट्रिगर हो सकता है, वो बढ़ सकता है। अब आपको जिस भी चीज़ में ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन फ्री आपको डाइट लेनी है जिसमें ग्लूटेन की मात्रा कम हो। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि किन चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें आयोडीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, एग्जाम्पल के लिए स्पेनिच या पालक के अंदर, तो आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका सूप ले सकते हैं, उससे बनी हुई सब्जियां ले सकते हैं। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं कि आयोडीन है, क्योंकि आयोडीन की कमी हो गई है बॉडी में, ये हमारे फंक्शन को डिसबैलेंस कर रहा है, तो क्या करते हैं? नमक ले लेते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि जो नमक है वो उसके अंदर बाहर से आयोडीन ऐड किया जाता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप नमक लेंगे तो आपकी बॉडी में आयोडीन की मात्रा पूरी हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। आपको नेचुरली आयोडीन लेना है, ना कि नमक के द्वारा आयोडीन लेना है। इससे आपको बाकी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है? ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स खाएंगे, आयोडीन की मात्रा आपकी बॉडी में धीरे धीरे पूरी होने लगेगी। उसके बाद आप फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, आपको चिया सीड्स ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, इसमें आप आमंड ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। इन चीज़ों का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे क्या होगा, ये आपकी बॉडी में जो इरेगुलेशन आई है आपके हार्मोन की, उसको रेगुलेट करने में आपको मदद करेगा। वहीं दही बहुत अच्छा होता है, अगर आप दही का सेवन करते हैं वो बहुत मदद करता है। तो इन चीज़ों का सेवन कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे। दोस्तों, अब तो सारी डिटेलिंग हो गई, अब हम बात करते हैं कि इसको मैनेज कैसे करें योगा के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको आसन बताऊंगी। आसन वो सभी आसन करने हैं आपको जिसके अंदर क्या हो, क्योंकि हमारी ग्रंथि अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसको एक्टिव करना है, उसको रेगुलेट करना है। तो हम वो वाले आसन करेंगे जिससे क्या हो, हमारी जो ग्रंथि है उस पर दबाव पड़े, प्रेशर पड़े। चलिए दोस्तों, अपने सबसे पहले आसन से शुरू करते हैं। अब आपको अपनी ठुड्डी वाले हिस्से को अपनी छाती से लगाना है, जिससे हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो एक्टिवेट हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए। अब करना कैसे? बहुत ही आसान है इसे करना, सभी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। घुटनों के बल आ जाएं, उसके बाद अपनी एड़ियों में हल्का सा गैप करें, पंजों को थोड़ा सा पास करेंगे और अपने हिप्स को बीच में रख दें, बीच में लगा के रखना है, एड़ियों पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों हाथों को बगल में रखना है और अपने माथे वाले हिस्से को जमीन से लगाएं, ऐसे। अब यहीं से धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाते जाएं और अपने हाथों को यहीं रखें।
अगर आपको सहारा चाहिए तो आप अपने हाथों को यहाँ से बगल में सर के पास रख सकते हैं। अब इस आसन में कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप रुकेंगे। आपकी ग्रंथि को स्टिमुलेट करने में बहुत बहुत मदद करता है ये। उसके बाद अपने दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आना सीखिए। पहले माथा टच करेंगे, उसके बाद हिप्स को नीचे टच करेंगे, हाथ बगल में आएंगे और धीरे से वापस आइए। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे आसन की ओर। पीठ के बल आराम से लेट जाइए। सभी आसान आसन हैं, सभी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद लेटने के बाद अपने दोनों जो थाइस हैं उनको अपने पेट से सटा लें, लगा लें और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को या तो ऐसे इंटरलेस कर सकते हैं या दूसरा जो है आप इस प्रकार पकड़ लें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपना चिन लॉक करते हुए माथे को अपनी दोनों घुटनों के बीच में सटा दें। यहीं पर इस आसन में 15 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक होल्ड करें यदि कर सकते हैं। पहले गर्दन वापस आएगी, उसके बाद हाथों को खोलें और फिर धीरे धीरे करके पैर को लेके आए। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगले आसन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आसान है, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन ट्रिक पता होनी चाहिए। तो अगला आसन है हमारा सर्वांग आसन है, जो बहुत ज़्यादा मदद करता है आपको आपकी थायराइड ग्रंथि एक्टिवेशन में। अब इसमें आपको अपने पैरों को एक एक करके ऊपर उठाएंगे और कमर को सहारा देते हुए उठना है। यहीं से एक एक करके अपने पैर को ऊपर उठाएं। उसके बाद अपने पैरों को अपने सर की तरफ ले जाएं और कमर को सहारा देते हुए दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। यहीं पर रुकेंगे। अगर ऐसे करने में मुश्किल हो रही है तो आप चाहें तो इधर भी होल्ड कर सकते हैं, विपरीत करने की तरह। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अब यहाँ देखिए मेरी जो गर्दन है वो पूरी मेरी छाती से टच है। अगर बॉडी सीधी कर पा रहे हैं तो कर दें, अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं से चौथे आसन की तरफ जाएंगे, फोर्थ आसन की तरफ। धीरे धीरे जितना आप अपने पैरों को सर की तरफ ले जा सकते हैं ले जाएं और पैर जमीन से टच हो सकते हैं, तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। यहीं रुकेंगे। पैरों में बहुत दबाव आ रहा है तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, घुटनों को हल्का सा मोड़ लें इस प्रकार। आप चाहें तो अपने माथे से हल्के से टच कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दबाव ना आए, खिंचाव ना आए आपके पैरों में। पूरे घुटने भी मोड़ सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार कर लें। अब वापस आने के लिए क्या करना है आपको, धीरे धीरे पहले अपनी कमर को वापस लाएं और धीरे से अपने पैरों को नीचे ले आए। देखिए कितना आसान था। अब हम करते हैं अपना अगला आसन। अगले आसन में दोनों पैरों के बीच में हिप के बराबर अंतराल कर लें, गैप करें, दोनों हाथ बगल में रहेंगे। अगर आप अपनी एड़ियां पकड़ सकते हैं दोस्तों तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब हम करेंगे सेतुबंद आसन या ब्रिज पोज। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने पेट को ऊपर उठाएं, कमर को ऊपर उठाएं और अपनी बॉडी को अपनी सर की तरफ ले जाएं, जिससे आपकी जो ठुड्डी है, आपकी जो चिन है, वो आपकी छाती के ऊपर वाले हिस्से से लग जाए। इस आसन में कम से कम 30 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे से वापस आ जाए। सहारा लेते हुए बैठेंगे। दोस्तों अब प्रैक्टिस के सेकंड पार्ट पे आते हैं। जो लोग इन आसनों का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें मुश्किल हो रही है, वो किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं बताने वाली हूँ, जिससे आप उसे करके भी अपने हाइपोथायराइड को बैलेंस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहला बहुत ही आसान है, इसे हम मुद्रा भी बोलते हैं और ऐसा आसन भी काउंट करते हैं। इसका नाम है सिंहासन। इसको करने के लिए आपको वज्रासन में ही बैठना है, बट बैठने की टेक्निक में बता चुकी हूँ आपको। दोनों पैरों को खोल लें और उसके बाद आपके जो हाथ का आगे वाला हिस्सा है उसे धीरे धीरे अपनी जो शिन बोन है, जो आपके पैर हैं, उनके नीचे इस प्रकार रख लें। बॉडी हल्का सा आगे की ओर झुकाएंगे और अपनी जीभ को जोर से बाहर निकालना है और जो आपकी टंग है वो नीचे जमीन की तरफ होनी चाहिए। ये स्टिमुलेशन में या उसको सक्रिय करने में बहुत मदद करती है। एक बार मैं आपको करके बता देती हूँ। सांस लेंगे लंबा गहरा नाक से, हा की ध्वनि जैसे जो शेर है वो गर्जन करता है उस प्रकार करना है। और धीरे से वापस आ जाएं। अब देखिए ये कम से कम आपको 15 से 20 बार करना है। बहुत ज्यादा देर होल्ड ना करें, जितनी आपकी क्षमता है उतना होल्ड करें।
अब हम आते हैं हमारी क्लिनजिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम के ऊपर। सबसे पहली टेक्निक है हमारी कपालभाति। इसको आप बड़ी ही आसानी से बेड पे बैठ के या जिस आसन में आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठ के कर सकते हैं। सबसे आसान जो आसन है वो है हमारा सुखासन। कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बना लें। इस प्रकार बनाएंगे और ज्ञान मुद्रा भी बहुत हेल्प करती है हमारी थायराइड के अंदर। आप कमर गर्दन सीधी है, लंबा गहरा सांस नाक से अंदर भरेंगे, 50% सांस बाहर। अब यहां से शुरू करें। आप चाहें तो अपना एक हाथ पेट पर भी रख सकते हैं। पूरा सांस बाहर। अब सांस अंदर लें। क्लींजिंग के बाद इसमें आपको आवाज अपनी अंदर से नहीं निकालनी है, आपको इसमें जो आवाज है आपकी नॉस्ट्रल से आनी चाहिए, तो ये हमारे एक्टिवेशन में हेल्प करेगी। दूसरा प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम पूरी ग्रंथि में वाइब्रेशन करता है, जो हमारे हाइपोथायराइड को ट्रीट करने में बहुत हेल्प करता है। अब भ्रामरी प्राणायाम के अंदर आप मुद्रा के साथ नहीं करेंगे, हम अपने दोनों हाथों को क्या करना है, वाइब्रेशंस फील करनी है। इस प्रकार अपने हाथों को रखें, उसके बाद अपनी गर्दन पर इस प्रकार लगाना है आपको, ठीक है। पूरा सहारा देना है आगे से। अब लंबा गहरा सांस अंदर लें और गले से म का साउंड निकालना है बिना अपने मुंह को यूज किए हुए। आपको पूरी वाइब्रेशन आपको यहाँ फील होंगी। लंबा गहरा सांस अंदर, और धीरे से अपने हाथों को हटाएं। लेकिन ध्यान रहे इसका अभ्यास कम से कम आपको 2 मिनट से लेकर 3 मिनट करना है। सांस को बहुत लंबा ना खींचें और वाइब्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें जब आप इसका अभ्यास कर रहे हैं। पूरे फेस में और सबसे ज़्यादा गले में फील होंगी आपको। अब दोस्तों, मैंने आपको सारा जितना भी हाइपोथायराइड से रिलेटेड जानकारी थी वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अब आप इसका अभ्यास सुबह करते हैं इन सभी चीज़ों का, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। ऐसा नहीं है कि आप इवनिंग में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो तो इन सभी का अभ्यास सुबह प्रातःकाल करें। और अगर आप इसको धूप में कर सकते हैं, जो सुबह मॉर्निंग में हल्की हल्की सी धूप निकलती है 9 बजे से पहले वाली या 9:30 बजे के आसपास, उस समय करते हैं तो आपको फ़ायदे डबल हो जाएंगे आपके। तो ये बता दिया समय। अभी भी अगर आपको इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट में बता दें। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊँगी अगर मैंने वो चीज़ इस वीडियो में कवर नहीं की है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये मेरे लिए एक प्रेज़ेंट होगा और मैं ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए योग करें, रोज करें और साई योगा के साथ करें। और अगर आप और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अभी जाके देखिए, आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी जो आपको हेल्प करेगी। प्रणाम दोस्तों।